दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होगा, छोटा लग रहा है कि जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया, लेकिन समझ में आपको नहीं आया होगा। हम आपको समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपका रिव्यू का हिस्ट्री मेजर 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री मेजर 16 का, जहाँ पर आपको जापान का इतिहास पढ़ना है 1850 से लेकर के 1950 तक, ठीक है। 1950 तक आपको क्या जापान का इतिहास पढ़ना है हिस्ट्री मेजर 16 में सेमेस्टर 7 के लिए। समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई घर था और उसका दरवाजा खोला गया, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, जापान के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जापान क्या है, एक देश है, और उसका दरवाजा खोलने का मतलब है कि वहाँ पर क्या है, पहले जो विदेशी थे या फिर जो यूरोपीय लोग थे उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता था, वहाँ पर प्रवेश वर्जित था बाहरी लोगों का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर दरवाजा कैसे खुला, कैसे बाहरी लोग वहाँ पर अंदर गए, जापान में किसी से अपना व्यापार बैठाया, तो उसी को दरवाजा खुलने का कहा जा रहा है, ठीक है, कि जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया। अब हम आपको थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड के तौर पर समझाते हैं। जापान का जो इतिहास है हम लोग को हालांकि पढ़ना 1850 से 1950 तक का ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। जब चला था वहाँ पर 12वीं सदी का टाइम, ठीक है। 12वीं शताब्दी में क्या था, जापान में गृह युद्ध छुड़ा हुआ था। मतलब जो हमारा देश है, जैसे मान लीजिए एक जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था, वहां पर जो लोग हैं उनने क्या किया था, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनको लास्ट में इस्तीफा देना पड़ा, देश से निकाल दिया गया उनको। तो इसी तरह से वहां पर भी जो जापान था वहां पर भी राजा का टाइम चला था उस टाइम में। तो वहाँ के जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, जो रहने वाले लोग थे, जो वहाँ के नागरिक थे, प्रजा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और उस टाइम में जो राजा है वो बहुत ही कमजोर हुआ करते थे। जापान का जो राजा है वो बहुत ही कमजोर हुआ करता था। लेकिन इसी चीज का फायदा उठा करके जो कुछ बड़े नेता थे, जो बड़े कह सकते हैं जो युद्धोपति थे, या फिर जो बड़े कह सकते हैं जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। फिर से हम आपको उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि सरकार तो है, वहां पर प्रधानमंत्री है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में रहता है, सेना के हाथ में, सेना के प्रमुख के हाथ में, ठीक है। दूसरी तरह से जो जापान था, जापान में भी सेम कंडीशन हुआ। पहले वहां पर लोगों ने क्या किया, गृह युद्ध छेड़ दिया, और उसके बाद जो सत्ता था वो किसके हाथ में चला गया, सेना के हाथ में चला गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 12वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी, मतलब 1603 ईस्वी के बाद से। 1603 ईस्वी के बाद से यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर आया टोकुगावा शोगुन के परिवार के लोग। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए, ऐसे परिवार, जैसे आप कांग्रेस को मान सकते हैं। अब कांग्रेस का क्या है, तो लगातार एक सीक्वेंस आप देखते हैं, उसके परिवार वालों ने बहुत सारे सालों तक क्या है, तो यहाँ पर शासन किया है। तो उसी तरह से जो आप टोकुगावा शोगुनों के लोग देख रहे हैं, ये क्या है, टोकुगावा एक परिवार के लोग हैं। और यहाँ पर जो मुखिया हुआ करते थे, जो यहाँ पर शासन करने वाले प्रमुख नेता हुआ करते थे, उन्हीं को शोगुन कहा जाता है। शोगुन का मतलब होता है एक प्रमुख सेनापति, ठीक है, उसको बोलते हैं शोगुन। तो जो टोकुगावा परिवार का लोग होता था, जो नेता था, उसी को टोकुगावा शोगुन कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से समझेंगे। तो जब लगभग 200 साल तक, मतलब 1603 से लेकर के 1868 तक क्या है, तो जो शोगुन परिवार है, जब से जो टोकुगावा परिवार है, उन्होंने यहाँ पर शासन किया जापान में। और उसके बाद जब अगला क्वेश्चन आपको कराएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि मेजी का पुनर्स्थापन किस तरह से किया गया। तो जो मेजी है, इसी के बाद जो आपका शोगुन टोकुगावा शोगुन है, उसी के बाद मेजी जो राजा था वो आया था, ठीक है। मेजी का पूरा नाम मुत्सुहितो था। क्या था, मुत्सुहितो था। हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग मेजी पुनर्स्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा, इस बात की आपकी गारंटी है। तो 100% समझ में आपको आएगा। बस आपको क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया था। अभी तक हम इसके बारे में डिस्कस नहीं किए, सिर्फ आपको हम एक बैकग्राउंड बताए थे कि किस तरह से जापान में पहले यूरोपीय लोगों का या फिर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। शुरू करते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें समझते हैं। परिचय में लिखा है कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान ने स्वयं को लगभग पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग रखा था। यही बात हमको बता रहे थे कि 17वीं शताब्दी, लेकिन शुरुआत कब से हुआ था, 12वीं शताब्दी से। जब 12वीं शताब्दी में गृह युद्ध छिड़ा, तो जो शासन है, जो सत्ता है, वो राजा के पास ना रह करके भी, राजा के पास कैसे, सिर्फ नाम मात्र के लिए, ठीक है। और जो वास्तविक सत्ता वो किसके पास, सेनापतियों के पास चला गया था। तो 17वीं शताब्दी तक क्या है, जो सेनापति लोग थे वो बहुत ही मजबूत हो चुके थे। और जो अपने देश में, जापान में क्या करना है, कैसे फैसला लेना है, कर कौन वसूलेगा, ठीक है, किसको कितना पैसा देना है, किसे कितना लेना है, सब कुछ कौन तय करता था, वहां का जो शोगुन था, जो वहां का सेनापति हुआ करता था, वो इन सारी चीजों को तय करता था। क्योंकि सरकार से ज्यादा ताकत किसके पास था, शोगुन के पास था, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान ने स्वयं को लगभग पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग कर लिया था, ठीक है। टोकुगावा शोगुनों ने एकांतवास की नीति अपनाई थी। इन्होंने क्या कहता है, एकांतवास की नीति अपनाई थी, क्योंकि इनको लगता था कि जो बाहरी लोग हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा संस्कृति खराब हो जाएगा,
या फिर जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार अगर हमारे पास होगा तो लोग उसको अपनाने लगेंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो टोकुगावा शोगुन के लोग थे, जो इसके परिवार के लोग थे, उन्होंने एकांतवास की नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापार, विदेशी लोगों के प्रवेश और ईसाई धर्म के प्रचार पर कठोर नियंत्रण लगाया गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, तो जो एकांतवास का नीति था, इसके कारण जो विदेशी व्यापार था वो नहीं हो पा रहा था, विदेशी लोग को प्रवेश नहीं दिया जाता, और जो ईसाई धर्म है उसके प्रचार पर कठोर नियंत्रण लगाया गया था। जापान का उद्देश्य अपनी संस्कृति, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को विदेशी प्रभाव से बचाना था, और इसका उद्देश्य यह था, एकांतवास का उद्देश्य क्या था, तो जापान की संस्कृति को, राजनीति को और सामाजिक व्यवस्था को विदेशी प्रभाव से बचाना था। लगभग 200 वर्षों तक जापान ने सीमित संपर्क को छोड़कर विश्व से अलग रहकर शासन किया। सीमित संपर्क का मतलब है कुछ देशों से इसका संपर्क था, मतलब ये जहां पर चाह रहे थे वहां पर संपर्क करते थे, बल्कि दूसरे देशों को अपने साथ संपर्क होने से वर्जित रखा था, ठीक है। मतलब उसको क्या तो सीमित रखा था। तो ये बात कहा जा रहा है कि लगभग 200 वर्षों तक जापान ने सीमित संघर्ष को, सीमित संपर्क को छोड़ करके विश्व से अलग होकर के शासन किया, मतलब विश्व से क्या तो अलग हो गया था ये। लेकिन 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीति और औद्योगिक क्रांति के कारण एशिया में व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। जब 19वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ, उस टाइम क्या तो दुनिया में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है। जो देश है या फिर कैसे जो शहर वो बड़े होते गए, औद्योगिक होते गए। तो ये बात कहा जा रहा है कि लेकिन 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीति का मतलब है कि जैसे हमारा देश भारत हो गया, तो हम लोग भारत को छोड़ते हुए, भारत तो हमारा है ही, लेकिन भारत को छोड़ते पाकिस्तान को अगवा कर, पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, चाइना पर कब्जा कर ले, ठीक है, अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, म्यांमार पर, ये सब तो हमारा ही था। तो मान लीजिए फिर से इन सब चीजों पर कब्जा कर ले हम लोग, तो इसी को बोलते हैं साम्राज्यवादी नीति। मतलब अपना क्षेत्र को छोड़ करके जब हम लोग दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं साम्राज्य बढ़ाना या फिर साम्राज्यवाद नीति, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीति और औद्योगिक क्रांति के कारण एशिया में व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अमेरिका और यूरोपीय देश जापान के बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोलना चाहते थे। अंततः अमेरिका के दबाव के कारण जापान को अपने दरवाजे खोलने पड़े, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सामान बनने लगा है, बहुत आप सामान बनाने लगे, व्यापार आपका बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं तो आपको बेचना पड़ेगा, नहीं तो सामान तो सड़ जाएगा आपका। तो उसके लिए क्या, तो इन लोगों ने बाजार को खोजना शुरू किया, और बाजार को खोजा, पहले चाइना का बाजार बना, उसके बाद इन्होंने जापान को बाजार बनाना चाहा, क्योंकि बाजार जो जापान है वो एक सटीक जगह पर स्थित था, उसका भौगोलिक जो कह सकते दृष्टिकोण से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके लिए क्या है, लोग जापान में अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे, उसको नया बाजार बनाना चाहते थे, ठीक है। जापान का दरवाजा खुलना विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके बाद जापान में आधुनिक परिवर्तन और मेजी पुनर्स्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ पर हम सिर्फ आपको बताएं कि जापान का दरवाजा खुला, अब कैसे खुला इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जापान का एकांतवास नीति क्या था। जापान की एकांतवास नीति, टोकुगावा शासन की नीति, टोकुगावा शासन की नीति। 17वीं शताब्दी में टोकुगावा शोगुन ने जापान में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की। उन्होंने विदेशी प्रभाव को जापान की परंपराओं और शासन व्यवस्था के लिए खतरा माना। क्या कहा जा रहा है कि जो विदेशी प्रभाव था उसको जापान की जो संस्कृति और जो शासन व्यवस्था उसके लिए क्या है, खतरा माना। इसलिए विदेशी व्यापार और विदेशी लोगों के प्रवेश पर कठोर नियंत्रण लगाया। जो शोगुन कह सकते हैं, जो आपका टोकुगावा शोगुन था, उन्होंने क्या किया, विदेशों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ईसाई धर्म का भय, ईसाई धर्म का भय था जापान में। यूरोपीय मिशनरी जापान में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। जापानी शासकों को डर था कि इससे विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। इसी कारण ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईसाई धर्म का क्या है, तो डर था उनमें कि अगर यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और लोग, हमारा जो संस्कृति वो खराब होगा, हमारा जो लोग है वो उनकी संस्कृति को अपनाने लगे और हमारा जो कल्चर वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या, तो उन्होंने पूर्णतः जो ईसाई धर्म था उसके प्रचार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। सीमित व्यापार रखा गया, ठीक है। जापान ने केवल डच और चीनी व्यापारियों को नागासाकी बंदरगाह पर सीमित व्यापार की अनुमति दी, मतलब कुछ ही चुनिंदा जो देश थे उनके साथ व्यापार करने का क्या है, तो उन्होंने सोचा। बाकी विदेशी देशों के साथ संपर्क लगभग समाप्त कर दिया गया। और उन्होंने क्या किया, जो बाकी यूरोपीय कंट्रीज थे, यूरोपीय तो आपका ये भी है, ठीक है, जो डच है ये भी यूरोप है, लेकिन कह सकते हैं कि जो कुछ देशों को छोड़ करके बाकी जो यूरोप था, जो अमेरिका था, जो पश्चिमी देश थे, उन पर क्या है, तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। तो ये हमने देख लिया कि एकांतवास का नीति क्या था, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं पश्चिमी देशों की रुचि। आखिर दरवाजा किस तरह से खुला, जो जापान का दरवाजा वो कैसे खुला, तो पश्चिमी देशों की रुचि थी। अगर आप चाहेंगे कि हमारा व्यापार चाइना में हो तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। उसी तरह से जो अमेरिका था या फिर जो पश्चिमी देश था या फिर जो यूरोप का कंट्री था वो चाहता था कि हम जापान में व्यापार करेंगे। तो पश्चिमी देशों का रुचि क्या है, दरवाजा खुलने का कारण था, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा,
यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के बाद नए बाजारों और व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता बढ़ गई। क्या जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसके बाद नए बाजार की जरूरत पड़ने लगी। कहाँ पर सामान कहाँ पर बेचेगा लोग, जहाँ पर लोग होंगे तो वहाँ पर क्या है, तो नए नए बाजारों की जरूरत पड़ने लगी और व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता पड़ने लगी। अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई व्यापार करना चाहता है तो हम लोग अपना बंदरगाह उसको नहीं देंगे, अपना हम लोग जगह नहीं देंगे, तो वो सामान कहाँ रखेगा और कहाँ पर लाके हमको पहुंचाएगा। तो उसके लिए जापान में अगर वो व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए वहां पर बंदरगाह चाहिए, ठीक है। उस टाइम अधिकतर व्यापार कैसे होता था, पानी वाला जहाज से, तो बंदरगाह चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के बाद नए बाजारों और व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता बढ़ गई। पश्चिमी देश एशिया में व्यापार फैलाना चाहते थे और जापान उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो इस तरह से जो जापान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था पश्चिमी देशों के लिए। दूसरा जो कारण रहा वो था प्रशांत महासागर में अमेरिका की रुचि। अमेरिका का रुचि हमेशा से प्रशांत महासागर में रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर में व्यापार और नौसैनिक शक्ति बढ़ाना चाहता था। अमेरिकी जहाजों को जापान के बंदरगाहों की आवश्यकता थी ताकि वे ईंधन, भोजन और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। अगर आप प्रशांत महासागर में, अगर मान लीजिए अमेरिका क्या करना चाहता है, तो अपना स्थान विस्तारित करना चाहता है, अपनी नौशक्ति को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए क्या है, वहां पर खाना पहुंचाना जरूरी है, जो उपकरण उसको पहुंचाना जरूरी है, जो टेक्नोलॉजी उसको पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। तो अमेरिकी जहाजों को जापान के बंदरगाहों की आवश्यकता थी ताकि वो ईंधन पहुंचा सके, भोजन पहुंचा सके और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सके, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में अमेरिका की रुचि बढ़ रही थी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि चीन के बाद जापान की ओर ध्यान। पहले से क्या है, तो चीन व्यापारिक केंद्र था, एक बाजार था, इसलिए कहा जा रहा है कि चीन के बाद अब जापान पर उनका नजर था, ध्यान था। अफीम युद्धों में चीन की हार के बाद पश्चिमी देशों का प्रभाव एशिया में तेजी से बढ़ा। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जापान के बंदरगाहों को खोलने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि जापान ने तो पहले सब कुछ बंद कर रखा है। जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी देश है या फिर जो पश्चिमी देश, उसके लिए क्या है, तो अपना जो बंदरगाह उसको बंद कर रखा है। तो ये लोग जो पश्चिमी देश है या फिर जो यूरोपीय देश है या फिर जो अमेरिका है, वो चाहता है कि हम यहाँ पर बंदरगाह पर अपना कब्जा करें, वहां पर क्या, तो अपना व्यापार स्थापित कर सके। तो चीन के बाद जापान पर इनकी नजर थी, जापान पर इनका ध्यान था। अब हम लोग देखते हैं कि जापान का जो दरवाजा वो किस प्रकार से खोला गया, इसकी क्या प्रक्रिया रही है। जापान का दरवाजा खोलने का क्या प्रक्रिया रहा, कैसे ये दरवाजा खुला। तो पहला जो इसमें मेन मुद्दा आता है वो है कमोडोर मैथ्यू पेरी। ये जो सेनापति ये आता है अमेरिका से, ठीक है। कमोडोर मैथ्यू पेरी का आगमन होता है 1853 में। ये 1853 में आता है, अपना जो अमेरिका का संदेश होता है वो जापान के राजा को देता है, ठीक है, या फिर कह सकते जो वहाँ का शोगुन था, जो सेनापति था, उसको सौंपता है और उसको बोलता है कि आप मेरे लिए दरवाजा खोलिए, हमारा जो देश है वो व्यापार यहाँ पर करना चाहता है और आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, मतलब बंदरगाह आपको खोलना पड़ेगा। इतना कह करके ये जो आपका कमोडोर मैथ्यू पेरी है फिर से चला जाता है और फिर से 1854 में लौट करके आता है और इस बार पूरे शक्ति के साथ आता है, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि जापान का दरवाजा किस प्रकार से खोला गया। तो कमोडोर मैथ्यू पेरी का आगमन होता है 1853 में। 1853 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना के अधिकारी मैथ्यू पेरी 4 मतलब कि जो युद्धपोत होता है उसके साथ जापान पहुंचता है। अब युद्धपोत क्या होता है आपको समझाने का जरूरत नहीं। युद्धपोत मतलब जहां पर क्या है, तो जहाज लदे हुए रहते हैं या फिर जो पानी वाले जहाज होते हैं जिससे युद्ध लड़ा जाता है उसको बोलते हैं युद्धपोत, ठीक है। तो युद्धपोतों के साथ ये यहाँ पर पहुंचा। ये जहाज आधुनिक और शक्तिशाली थे, जिन्हें जापानी लोग काले जहाज कहते थे, क्योंकि उनसे क्या है, तो धुआं निकलता था। जो जापानी लोग थे इन जहाजों को काले जहाज कहते थे, क्यों, क्योंकि इससे धुआं निकलता था, मोटर वाला ये क्या था, जहाज था, ठीक है। पेरी ने जापानी सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति का पत्र दिया। उसमें जापान से व्यापारिक संबंध स्थापित करने और बंदरगाह खोलने की मांग की गई थी। अब पेरी ने क्या किया, तो जो अमेरिका सरकार था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, पत्र दे दिया, ठीक है। जापान से व्यापारिक संबंध स्थापित करने और बंदरगाह खोलने की मांग की गई। और ये जो कोमोडोर था, ठीक है, ये जो पेरी था, इसने कहा कि अमेरिका की तरफ से आपके लिए खत हम लेकर के आए हैं और अमेरिका चाहता है कि आप उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए, मतलब उनके लिए क्या, तो जगह दे, अमेरिका यहाँ पर व्यापार करना चाहता है। अब जापान पर क्या, तो दबाव बढ़ा। पेरी का आगमन जापान के लिए अत्यंत चौंकाने वाला था। जापान की सेना और नौसेना पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कमजोर थी। उस टाइम में जो जापान है वो बहुत ही कमजोर था। जब आप 1926 के बाद हिरोहितो को आप देखेंगे, ठीक है, हिरोहितो जो है, सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो 12वीं शताब्दी शुरू हुआ, वहां पर तो गृहयुद्ध छिड़ गया था। लेकिन जब आपका ये जो शोगुन का शासन शुरू हुआ, मतलब जो सेनापतियों का शासन शुरू हुआ, वो कब हुआ, 1603 से लेकर के 1868 तक जो टोकुगावा परिवार था उन्होंने शासन किया। फिर 1868 के बाद आप देखेंगे कि 1912 तक कौन रहेगा, मेजी, मतलब मुत्सो हितो, ठीक है, जो मुत्सु हितो था वो रहेगा। मेजी पुनर्स्थापना में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1812 के बाद आपको देखने को मिलेगा ताइसो। ताइसो मतलब
योशिहितो जिसका नाम है वो रहता है 1926 तक, 1912 से लेकर के 1926 तक। और फिर 1926 से 1989 तक आप देखते हैं हिरोहितो को। तो जो हिरोहितो वाला टाइम है वो बहुत ही शक्तिशाली टाइम था, ठीक है, जापान के लिए बहुत ही शक्तिशाली टाइम था। उसी टाइम सैन्यवाद का बहुत ज्यादा विकास हुआ, आधुनिक चीजों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसके कारण वो क्या तो एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया था। और सिर्फ एशिया का नहीं, जो बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इटली या फिर जो अमेरिका था, उसके बराबरी का ये देश था जापान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर जापान पर दबाव डाला कि वह अपने दरवाजे खोले। अमेरिका ने क्या किया तो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि बम गिरा दिया जापान पर, उन्होंने सिर्फ क्या तो दिखाया कि हम ये सब काम कर सकते हैं। अगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं, बंदरगाह हमारे नहीं खोलते हैं, तो आपके साथ ये सारा हश्र हो सकता है। इस कारण जब जापान पर दबाव डाला गया और उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोलने के लिए मजबूर इनको किया, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट हम देखते हैं पेरी का पुनः आगमन। वो तो एक बार 1853 में आकर के चला गया था, फिर से वो 1854 में आता है। 1854 ईस्वी में पेरी फिर से अधिक युद्ध पोतों के साथ जापान आया। अब बहुत सारे युद्ध पोतों के साथ वो क्या गया, फिर से जापान आया। अब जापानी शासकों को महसूस हो गया कि यदि उन्होंने समझौता नहीं किया तो अमेरिका बल प्रयोग कर सकता है। अंततः जापान को अमेरिका के साथ संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब क्या तो ये पूरे शक्ति के साथ आया था। जो कोमोडोर मैथ्यू पेरी था वो क्या तो पूरे शक्ति के साथ 1854 में आया था कि अगर आप अमेरिका से संबंध नहीं बनाते, मतलब कह सकते व्यापारिक संबंध नहीं बनाते हैं अमेरिका के लिए, अगर आप जो आपका बंदरगाह उसका दरवाजा आप नहीं खोलते हैं, तो आपके साथ क्या होगा, आप मारे जाएंगे, आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो इसको देखते हुए जापान ने क्या समझौता करने के लिए मान लिया। आगे हम लोग देखते हैं कानागावा संधि। उसके बाद ही कानागावा संधि होता है 1854 में, जब दरवाजा खोला जाता है। 1854 ईस्वी में जापान और अमेरिका के बीच कानागावा संधि हुई। क्या हुआ, कानागावा संधि हुआ। यह संधि जापान के दरवाजे खुलने की शुरुआत मानी जाती है। इस संधि की मुख्य शर्तें थी कि जापान ने 2 बंदरगाह अमेरिका जहाजों के लिए खोल दिए। जो 2 बंदरगाह थे जापान के, उन्होंने क्या किया, अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दिए कि अब अमेरिका का जो जहाज है वहां जाकर क्या कर सकता है, रुक सकता है, ईंधन प्राप्त कर सकता है, फिर जो भी उसके जरूरत के सामान है, क्योंकि उसको प्रशांत महासागर पर क्या है तो नौसेना बनाना था। जिसके कारण अब जो जापान के बंदरगाह थे, 2 बंदरगाहों को अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दिया गया। ये कब हुआ, जब कानागावा संधि किया गया अमेरिका और जापान के बीच में। दूसरा जो संधि हुआ वो था अमेरिकी जहाजों को भोजन, ईंधन और अन्य सुविधाएं देने की अनुमति दी गई। क्या कहा गया कि जो अमेरिकी जहाज थे उनको भोजन, ईंधन और अन्य सुविधाएं देने की अनुमति दी गई कि इनको अब ये सारी चीजें दी जाएगी। अमेरिका को जापान में अपने प्रतिनिधि रखने का अधिकार मिला। अब अमेरिका क्या कर सकता है, तो जापान में अपनी प्रतिनिधि रख सकता है, मतलब अपने लोगों को रख सकता है, अपने अधिकारियों को वहां पर रख सकता है जापान में। तो ये सारे क्या है तो जो कानागावा संधि था उसके अंतर्गत ये सारी चीजें रखी गई, ये सारे नियम बनाए गए। हालांकि यह संधि सीमित थी, लेकिन इससे जापान की एकांतवास नीति समाप्त होने लगी। क्या कहा जा रहा है कि ये सब जो संधियां थी या फिर जो शर्तें थी वो कैसे सीमित थी, मतलब बहुत ही कम था, लेकिन ना के बराबर तो नहीं था। जहां पर पहले जापान में कोई घुस नहीं सकता था, अब क्या वहां पर अमेरिकी जहाजें आ सकती है, वहां पर अपने लोगों को स्थापित कर सकता है अमेरिका, ईंधन प्राप्त कर सकता है, खाना, भोजन, उपकरण सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हुआ कम से कम, तो कहा जाता है कि इसका शुरुआत हो गया था। लेकिन जैसे कानागावा संधि हुआ उसी के बाद असमान संधियों की शुरुआत होती गई। असमान संधि का मतलब है कि जापान को अब कम दिखाया जाने लगा, कम आंकने लगा, फिर उसको कम शक्तियां देने के लिए रखा गया। कानागावा संधि के बाद अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ संधियां की, कई सारे संधि की गई, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बल्कि जितने भी पश्चिमी देश थे उन्होंने जापान के साथ संधियां की। इसी को असमान संधि कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जापान को कम अधिकार दिया गया, जबकि अब व्यापार हमारे देश में करे तो अधिकार किसका ज्यादा होगा, हमारा ज्यादा होगा। लेकिन इसके साथ जापान के साथ ऐसा नहीं हुआ, जो पश्चिमी देश थे उनका अधिकार वहां पर ज्यादा हो गया और जो जापान था उसका अधिकार कम हो गया। तो इसी को असमान संधि कहा जाता है, ठीक है। इन संधियों को असमान संधियां कहा जाता है क्योंकि इसमें पश्चिमी देशों को अधिक अधिकार दिया गया, जबकि जापान की संप्रभुता सीमित हो गई। जबकि जो जापान की संप्रभुता का मतलब क्या है, जहां पर कोई भी देश अपनी शक्तियों को खुद से प्रयोग करे, अपना फैसला खुद से ले सके, उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो वहां पर जापान की संप्रभुता को क्या तो सीमित कर दिया गया। विदेशियों को विशेष कानूनी अधिकार और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई, और जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी कंपनी थी, उसको क्या ज्यादा से ज्यादा कानूनी अधिकार मिल गया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होने लगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कि जापान का दरवाजा खुलने के परिणाम क्या हुए। जापान का दरवाजा खुलने का क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है। तो एकांतवास नीति का अंत हो गया। एकांतवास नीति का क्या अंत हो गया, लगभग 200 वर्षों से चली आ रही जापान की अलगाववादी नीति समाप्त हो गई। क्या हो, जो अलगाववादी नीति मतलब अलग थलग वो रह रहा था जो जापान, वो नीति खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर परिणाम देखने को मिला वो है पश्चिमी प्रभाव का प्रवेश। पश्चिमी प्रभाव का यहाँ पर क्या है तो प्रवेश हुआ। जापान में पश्चिमी विज्ञान, तकनीक,
शिक्षा और विचारों का प्रवेश शुरू हुआ। हालांकि ये सब जो चीज आप देख पा रहे हैं कि तकनीक आया, विज्ञान आया, शिक्षा आया, ठीक है, विचार आए, इसी कारण मेजी पुनर्स्थापन भी होता है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर हम लोग परिणाम देखते हैं वो टोकुगावा शासन की कमजोरी। जो टोकुगावा शासन है उसकी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। विदेशी दबाव के सामने टोकुगावा शासन कमजोर दिखाई देने लगा। जनता और सामंतों में असंतोष बढ़ा। देखने लगे लोग कि जो टोकुगावा शासन है या फिर जो शोगुन के लोग हैं, ये जो पूरा परिवार है आपका टोकुगावा, टोकुगावा परिवार को टोकुगावा सेबुनेट भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, कैबिनेट होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है। तो उस टाइम में जो जापान था वहां पर टोकुगावा का परिवार का लोग शासन करते थे, तो उस परिवार को शोगुनेट कहा जाता था। ठीक है, टोकुगावा शोगुनेट कहा जाता था। चौथा यहाँ पर परिणाम देखने को मिलता है वो है मेजी पुनर्स्थापन का मार्ग। यहीं से मेजी पुनर्स्थापन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जापान के दरवाजे खुलने के बाद देश में आधुनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। यह स्थिति आगे चलकर 1868 ईस्वी की मेजी पुनर्स्थापन के कारण बना। 1868 ईस्वी में क्या होता है, जो आपका टोकुगावा शासन उसका अंत हो जाता है और मेजी पुनर्स्थापन होता है। पांचवा जो परिणाम देखने को मिलता है वो आधुनिकरण की शुरुआत। जापान ने पश्चिमी देशों से सीखकर अपनी सेना, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन को आधुनिक बनाना शुरू किया। पश्चिमी देशों से इन्होंने सीखा और उस तरह का जो सेना आप लोग रखते थे उसी तरह से जापान ने भी सेना बनाना शुरू किया। सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत ही तगड़ा इन्होंने क्या किया, आगे चल करके सेना बना लिया था। उद्योग को बढ़ावा मिला, शिक्षा को बढ़ावा मिला और प्रशासन को भी आधुनिक बनाया। छठा जो यहाँ पर हम लोग परिणाम देखते हैं वो है जापान का विश्व शक्ति बनना। धीरे धीरे क्या है, तो जापान जो है एक विश्व शक्ति के रूप में उभर जाता है। दरवाजे खुलने के बाद जापान ने तेजी से विकास किया और कुछ ही दशकों में विश्व की प्रमुख शक्तियों में शामिल हो गया। जैसे बंदरगाहों का दरवाजा खुला, विदेशी जो देश थे वो यहाँ पर आए, ठीक है, व्यापार करना शुरू किया। वैसे ही कुछ ही दशकों में क्या, तो जापान बहुत ही आगे बढ़ गया और उन्होंने क्या किया, प्रमुख शक्ति एशिया के या फिर पूरे विश्व में प्रमुख शक्ति देश के रूप में इन्होंने क्या अपना वर्चस्व दिखाया। आगे दोस्तों में एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि जापान का दरवाजा मुख्य रूप से अमेरिका के दबाव और कोमोडोर मैथ्यू पेरी के प्रयासों से खोला गया। 1854 ईस्वी की कानागावा संधि ने जापान की एकांतवास नीति का अंत कर दिया और विदेशी व्यापार तथा पश्चिमी प्रभाव के लिए रास्ता खोल दिया। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, निष्कर्ष लिखेंगे। आगे से कहा जा रहा है कि हालांकि शुरुआत में यह जापान के लिए मजबूरी थी, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया ने जापान के आधुनिकीकरण और विश्व शक्ति बनने की नींव रखी। पहले क्या है, तो इसको मजबूर करके जापान का दरवाजा खुलाया गया, मतलब उसके बंदरगाहों को खुलाया गया था। लेकिन क्योंकि आधुनिकीकरण हुआ, यहाँ पर शिक्षा का बढ़ावा हुआ, ठीक है, सेना का वृद्धि हुआ, ये सब कहाँ से हुआ, सब पश्चिमी देशों का ही देन था। तो इसको क्या कहा जा सकता है, कह सकते हैं इसका क्या है, मदद मिला इसको। इस प्रकार जापान का दरवाजा खुलना केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि आधुनिक जापान के निर्माण की शुरुआत भी थी। तो इससे क्या करेंगे आप लोग, एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इसी के बाद ये जो आपका जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया, इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग मेजी पुनर्स्थापन के बारे में पढ़ेंगे कि मेजी पुनर्स्थापन के क्या कारण थे, इसको क्या परिणाम हुआ, क्या महत्व था, इन सब चीजों को वहां पर हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।